ले आए। फोर्टी। अच्छा अच्छा मोहतरम, I want to conclude the discussion of GRV and UGRV forever from the point of view of lessee and from the point of view of lessor. For this discussion मैं 3 सवालों को हाथ डालने लगा हूं एक वक्त में। कल हमने इस डिस्कशन को रिज्यूम की क्लोज करने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं सकी थी। 3 सवालों को हाथ डालूंगा एक वक्त में और तीनों के अंदर हम देखेंगे लेसी के लिए जीआरवी क्या है और लेसर के लिए जीआरवी और यूजीआरवी क्या है। फॉर दैट पर्पस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। मैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहा हूं पास पेपर का। 3 सवालों को हम लेके चलने लगे हैं। क्वेश्चन 17, इसमें मैं आपको लेसी की जीआरवी बताऊंगा और लेसर की जीआरवी और यूजीआरवी बताऊंगा। फिर हम नैनोगॉन वाला, पता नहीं वो क्वेश्चन था कल, क्वेश्चन 12 वो करेंगे। फिर हम टेस्ट 5 का क्वेश्चन करेंगे जो असल में लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है। तो इनमें हम सबकी जीआरवी यूजीआरवीज कैलकुलेट करेंगे और डिसीजन ट्रीज हमारे सामने होंगे जिनको हम सामने रख के डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा, आपने सिर्फ डिस्कशन में टेंशन शो करनी है। Lesser estimate the residual value of the machine at end of lease to be 10. Lesser estimate the residual value of machine at the end of lease to be 10. बताएं ये 9 बजे की बात करे या 10 बजे की बात करे। लेसर एस्टीमेट, लेसर गारंटी एग्रीमेंट वाली या एस्टीमेट, टेंशन दिमाग से देनी है। लेसर एस्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी जी, टू बी। लेसर का अंदाजा है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी कितनी, बोलें 10 मिलियन। ये अंदाजे वाली है, सोच वाली है, एग्रीमेंट वाली नहीं है। आउट ऑफ विच लेसी हैज गारंटेड 8, जिसमें से लेसी ने कितनी गारंटी कर दी, 8। Lesser has obtained following guarantees from lessee 8. Now what is the guarantee as per agreement, 8. What is the soch of lesser, what is guarantee, what is UGRV, 2। ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, अगर आपने दोबारा लेना हुआ वहां से जाके इसको अटेंड कर लीजिएगा। अभी सिर्फ दिमाग दें, दिमाग, और एंड पे कंक्लूजन देखते रहे मेरे। समझ आ गई यहां पे? लेसर अंदाजा लगाता है 10 बजे और 9 बजे उससे मुआहिदा करवाता है, अंदाजे और मुआहिदे का डिफरेंस लेके यूजीआरवी निकाल लेते जी। जीआरवी कितनी और यूजीआरवी 2, 8 और 2। चलें जी आगे। डीएल का अंदाजा है कि मशीन की फेयर वैल्यू होगी 5। एनएल का अंदाजा आप काट दें, लेकिन डीएल ने गारंटी कितनी की हुई है, 8। आप बता दें डीएल का अंदाजा
और डीएल का वादा, अंदाजा और वादा कितना है? अंदाजा कितना है? 5, वादा 8। मैं जरा वो कोशिश करता हूं डायग्राम निकालने की, अगर मिल जाए। ये वादा 8 का, अंदाजा 5 का। आप बता दें जी, लेसी ने अंदाजा क्या लगाया है? 5 का एसेट में वापस करूंगा, और वादा कितने का किया हुआ है? एक्सपेक्टेड टू बी पेड यहां निकालनी होती है, वादे वाली नहीं निकालनी होती, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। एक्सपेक्टेड टू बी पेड, आप बता दें व्हाट इज जीआरवी फॉर लेसी। सो दिस इज द स्टोरी। लेसी के लिए यूजीआरवी तो सोचते हैं हम। ओवर, रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो देख के। अगला सवाल क्वेश्चन 12, कल कराया था ताज़ा ताज़ा। इस सवाल में नोट कीजिएगा एक चीज़, ये जो भी मैंने आपको कराया है, इसमें लेसर की सोच अलग से दी हुई थी 10 और लेसी की सोच अलग से दी हुई थी 5। ये बात याद रखिएगा। इधर आए, द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज 30। कौन? दोनों। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज इज एस्टिमेटेड टू बी 30। किसका अंदाजा? दोनों का अंदाजा। चलें पहले लेसर के एंगल से डिस्कशन करते हैं फिर। आउट ऑफ विच लेसी ने कितना वादा कर लिया है? चलें लेसर का अंदाजा बताएं। लेसर का अंदाजा बताएं। 10 बजे लेसर का अंदाजा 30। ना, इधर नहीं, उधर से चलो। लेसर का अंदाजा आउट ऑफ विच 20 इज एग्रीमेंट वाली। आप बता दें 30 का वादा नहीं, 30 की सोच और 20 का वादा। सो व्हाट इज यूजीआरवी? तो पिक 20 and 10। Now come on to लेसी। लेसी का अंदाजा वही द रेजिडुअल वैल्यू मशीन एट द एंड ऑफ 3 years एस्टिमेटेड एट 30। लेसी का अंदाजा भी 30, क्योंकि बताया नहीं हुआ ये लेसी का अंदाजा या लेसर का अंदाजा है। तो लेसी का अंदाजा भी, वो बोले जब लेसी का अंदाजा 30 हो गया और लेसी ने गारंटी कितनी की? 20 की। अब लेसी का टेबल तो अलग बनता है ना, लेसी का टेबल जरा सोचना पड़ता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लेसी के टेबल की तरफ आते हैं। लेसी का वादा 20, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ज्यादा है ना, आप बता दें। एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0। वादा कितना? वादा 20। सवाल पढ़ें। वादा कितना? 20। कितने वाली चीज देके जाएगा? अगर 20 का वादा किया और 30 वाली चीज देके जाएगा तो फिर कितने पैसे इससे और देने पड़ेंगे? जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 0। Now, the most technical thing was there in this question, test 5 का क्वेश्चन। पहले लेसर के एंगल से। लेसर का अंदाजा, वो जल्दी बोलें। लेसर का अंदाजा 5। लेसर का अंदाजा 5। However, लेसी has granted additional 3, उससे भी ऊपर 3 की गारंटी कर रहा है, यानी टोटल कितने की गारंटी कर रहा है? 8 की। एग्रीमेंट में कितनी लिख रहा है? जल्दी 8। एग्रीमेंट में कितनी लिख रहा है?
अब 8 किस में लिख के दे दी उसने? एग्रीमेंट में। लेसर की सोच 5। टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो नेगेटिव यूजीआरवी। 5 में से 8 का वादा है, तो चलो 8 का तो वादा ही वादा है बस। तो कल मैंने ये कहा था यूजीआरवी आप क्या ले लें? 0 ले लें। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और जीआरवी 8। अब आखिरी बात हमारी जाते जाते रह गई थी, जो मैंने आपसे कहा था वो कल करूंगा। एक था क्वेश्चन सुबह सुबह अभी जो किया है, क्वेश्चन 17, इससे पहले क्वेश्चन 17, उसमें दोनों की सोच अलग अलग दी हुई थी। इस सवाल में देखें सिर्फ लेसर की सोच दी हुई है, लेसी की सोच दी नहीं हुई। लेकिन मुझे एग्रीमेंट वाली जीआरबी बता दें, एग्रीमेंट वाली जीआरबी बता दें, एग्रीमेंट वाली एडिशनल 3 यानी टोटल। एग्रीमेंट वाली तो 8 है, लेसर ने अंदाजा लगाया 5, लेसी ने कहा 3 मैं ऊपर दूंगा, यानी टोटल कितने? तो व्हाट इज एज पर एग्रीमेंट? एग्रीमेंट वाली चेंज नहीं होगी, अगर वो भी 8 कह रहे तो ये भी 8 ही कहेगा। एग्रीमेंट वाली अल्लाह का शुक्र है हमने हर जगह सेम रखी है। तो जो इधर एग्रीमेंट वाली होती है 8, वही आपने इधर लिखा करनी है हमेशा। तो लेसी की गारंटी बताएं 8। अब अगली चीज, अब सवाल यह है कि इससे कम सोचते हैं या इससे ज्यादा सोची? भाई ये सवाल होता है, इससे कम सोची या ज्यादा? कम हुई तो इधर लिख देंगे फिगर, ज्यादा हुई तो इधर लिख देंगे फिगर। फिलहाल वादा बता दें कितने? लेसी की सोच बताएं। लेसी की सोच बताएं। नहीं लिखी हुई, लेसी की सोच नहीं लिखी हुई। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर लेसी की सोच नहीं लिखी हुई तो मैं ये कह दूं एस्टीमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। कुछ इन्वॉल्व हो, हाँ ना करें, जो जो भी दिल में आ रहा है। क्या मैं ये कह दूं एस्टीमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन? ये भी मैं कह सकता हूं, ये भी मैं कह सकता हूं कि यार एस्टीमेट मुझे गिवन ही नहीं है, तो जो 8 है उसको बार बार 8 है लिख दो। ऑप्शन 1 ये। ऑप्शन 2, मैं ज्यूम कर लूं कि लेसर लेसी बैठे हुए थे, तो जो सोच लेसर की है वही लेसी की है, इसलिए सवाल साइलेंट है, तो लेसर की सोच के बराबर है, ज्यूम कर लूं। अब ये दोनों ना अजम्पशंस है मेरी पेपर में। एक अजम्पशन में ये ले सकता हूं कि लेसी की सोच सवाल में गिवन नहीं है। दूसरी अजम्पशन क्या ले सकता हूं? बोले बोले बोले, जो लेसर की सोच है। तो आमतौर पे यही होता है, अगर सवाल खामोश हो और लेसर की सोच दे रहा और लेसी की ना दे रहा हो, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि दोनों की सोच क्या है? एक है। अब दोनों की सोच, अब ये अजम्पशन है, थोड़ी सी अजम्पशन है, सवाल क्लियर नहीं था। अब दोनों की सोच मैं एज्यूम कर रहा हूं सेम है। अब अगर दोनों की सोच एज्यूम कर रहा हूं सेम है, तो आप बता दें लेसी की सोच 5। लेसी की सोच कितनी? 5, कम मारिए सॉरी, लेसी की सोच 5 जो लेसर की सोच है। अब बता दें एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और सॉल्यूशन में भी ये 3 ही ली हुई है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज 3। तो दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, कि आपको एक अजम्पशन लेनी पड़नी थी। मेरे ख्याल से जिन्होंने शायद इस साइड पर अजम्पशन ली हो उनको भी आई कैप ने एंटरटेन कर दिया हो, लेकिन बेहतर है जिस तरह आई कैप ने एक दफ़ा एज्यूम किया, आइंदा हम उसी तरह एज्यूम कर लिया करें। तो आई कैप ने इस अटेम्प्ट में एज्यूम किया था कि दोनों की सोच सेम है। आला सिनेरियो क्या है? क्वेश्चन 17, दोनों की सोच बताए, दोनों की सोच बताए। उससे हल्का सवाल क्वेश्चन 12, सोच बताते हुए नाम ना लिखे। द रेजिडुअल नहीं एज्यूम नहीं करना उसमें, द रेजिडुअल वैल्यू इज इतने। क्वेश्चन 12, दोनों की सोच नहीं थी, बस फिर तो वो लिखा ही नहीं हुआ था किसकी सोच है, तो फिर दोनों की एक ही सोच है। और ये वर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एक की सोच बताई हुई थी, दूसरे की सोच, तो फिर हमने किसकी सोच किसके बराबर एज्यूम कर ली? जो लेसर सोच रहा था वही एज्यूम कर लिया लेसी सोच रहा है। इसलिए इसके सवाल के सॉल्यूशन में आपको जीआरबी कितनी मिलेगी? 3। बहरहाल इट्स बेटर
कि आप इस डिस्कशन को अटेंड करके फिर आप ये फिल आउट करें, लेकिन इन एनी केस तस्वीर खींच लें। अब आज आके मैं वही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि यार भाड़ में जाए जीआरवी यूजीआरवी, इससे लीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आधा एक नंबर गलत होगा आपका। लेकिन इससे एक और चीज हमने क्या सीखी कि जो चीज कभी भी स्टडीज में टफ टाइम दे रही हो तो उसको हर सवाल में गो में करें। 3 सवालों में हमने एक वक्त में हाथ डाला है ना, जब 3 सवालों में एक वक्त में हाथ डालेंगे एक ही चीज को तो फिर जाके अंदाजा होगा। इसीलिए कहते हैं कभी जिंदगी में इतवार वाले दिन 7-8 घंटे निकाल लिया करें और 7-8 घंटे निकाल के सुबह बैठे दोपहर तक IAS 38 के सवाल फारग कर दिए। या किसी दिन टीचर ने किसी दिन हल्का पढ़ाया हो और आपको अंदाजा हो कि ये जो आज चीज़ कराई है सर ने क्लास वर्क की दोबारा दे दी है, तो शाम को आप 6 बजे बैठ जाएं, रात 11 बजे तक जो है वो आप IAS 21 IAS 41 फारग कर सकते हैं। तो एक सिटिंग में बैठ के जब उस टॉपिक के पास पेपर के सवाल होते हैं तब जाके आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं, और इस समझ को लोग पेंडिंग कर देते हैं अगस्त के महीने में। तो इसलिए इसको कभी टाइम निकाल के 4-5 घंटे एक टॉपिक के पास पेपर पे लगा दें, आपको 90% चीज़ों पे ग्रिप आ जाती है। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने अजीब सा देखा टेस्ट 5 में। एक ICAP की हिस्ट्री का वर्स्ट तरीन सवाल था क्वेश्चन 12 का पार्ट बी, जो हमने कल किया था। बड़ा आसान सवाल था, लेकिन एक मसला था, पता नहीं चल रहा था कि ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, इसलिए इसको ICAP की हिस्ट्री का वर्स्ट तरीन सवाल कहा जाता है। बहरहाल जो बच्चे पास होके आए मेजॉरिटी ने इसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया था पेपर में, बहुत कम लोगों ने फाइनेंस लीज ट्रीट किया था, लेकिन दोनों ही किस्म के बच्चे मिले और दोनों किस्म के बच्चों ने कहा हम पास हो गए हैं। तो प्रोबेबली ICAP ने ऑनर किया होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं यही सवाल तो एक बेस नहीं बना, बाकी सवाल भी बेस बने होंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मुझे भी ये बात पता है, या आपने यही करनी थी। तो बहरहाल कुछ ने फाइनेंस से किया, कुछ ने ऑपरेटिंग से किया, तो ऑब्वियसली ICAP ने दोनों को एंटरटेन किया। मसला इस सवाल में क्या था? मसला इस सवाल में यह था, सवाल में अगर अधूरा डेटा अवेलेबल हो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 में से एक का जवाब भी यस आ जाए चलते चलते तो फाइनेंस बन जाती है। तो सवाल में अगर अधूरा डाटा अवेलेबल हो, हमें कई दफा सवाल में इकोनॉमिक लाइफ नहीं दी होती, कई दफा सवाल में फेयर वैल्यू नहीं दी होती, तो सवाल में ये अधूरा डाटा है, अधूरा डाटा अवेलेबल है, हम लीज के टेस्ट नहीं लगा पाते। लेकिन एक भी यस आ जाए तो हम टेस्ट ना भी लगा पाए तो रिलैक्स हो जाते हैं कि 5 में से एक का जवाब भी यस आ गया तो लीज क्या है। लेकिन ऑपरेटिंग बनाने के लिए लीज को डाटा सारा होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमने एक एक टेस्ट लगाना होता है। इस सवाल में अब अगर आप 5 टेस्ट लगाएं, क्या एसेट की ओनरशिप किधर है, सवाल 3 साल है और लीज टर्म ढूंढे ना, लीज टर्म 3 साल है, लाइफ। चले मैं शुरू से पढ़ लेता हूं सवाल, कल वाला सवाल। लीज टर्म कितनी है, लाइफ ढूंढे। भाई ये तो लीज टर्म है, मैं लाइफ पूछ रहा हूं, नहीं अवेलेबल ना, अधूरा डाटा। फेयर वैल्यू ढूंढे, नहीं गिवन, फेयर वैल्यू भी गिवन नहीं। अब बताएं क्या क्या मिसिंग है। लाइफ भी गिवन है, और सॉरी लाइफ भी मिसिंग है, यूजफुल लाइफ, और फेयर वैल्यू भी मिसिंग है। अब अगर मैं सवाल लगाना शुरू करूं, पहले सवाल का जवाब, तीसरे साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। जीआरवी यूजीआरवी का मतलब ही होता है वापस होने। पहले सवाल का जवाब नो। क्या तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके एसेट वापस करेगा, सॉरी एसेट खरीद लेगा, या जीआरवी का मतलब है वापस करके आएगा? पहले दोनों सवालों का जवाब अवेलेबल है, क्योंकि जीआरवी वगैरह दी हुई है। इसका मतलब होता है एसेट क्या करना है, तो तीसरे साल के एंड पे एसेट वापस कर देना है। हां, 2 सवालों का जवाब क्या आ गया, नो। तीसरा सवाल, 3 को डिवाइड करें लाइफ से, क्वेश्चन मार्क। चौथा सवाल, पीवी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से। पीवीसी भी शायद निकल आई थी कल, लेकिन फेयर वैल्यू से कैसे डिवाइड करें? हम वो भी नहीं कह सकते कि एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड कर लो मजबूरी में, एलपी को भी कैसे, फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल। चौथे सवाल का जवाब भी क्वेश्चन मार्क। 5वें का स्पेशल नेचर का एसेट, अब 5वें का जवाब स्पेशल नेचर का एसेट नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ। तो तीसरा चौथे सवाल का जवाब
क्वेश्चन मार्क आ गया, बाकी 3 का जवाब नो आ गया। इस वजह से बहुत से बच्चे इसको ऑपरेटिंग लीज समझ के कर रहे थे और कुछ ने इसको फाइनेंशियली समझ के कर लिया। आई कैप ने दोनों को एंटरटेन कर दिया। तो लिखें, टेस्ट नहीं लगाए जा सकते, टेस्ट नहीं लगाए जा सकते क्योंकि फेयर वैल्यू और लाइफ गिवन नहीं है। और आगे लिखें, आइंदा ऐसा सवाल नहीं आएगा। कंपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही, लेकिन टेस्ट नहीं लगाए जा सकते क्योंकि लाइफ और फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। वैसे एक दफ़ा ना हल्की फुल्की आई कैप से डिस्कशन शुरू की थी इसके ऊपर, तो एक रिप्लाई आया था आई कैप का, वो था थोड़ा डिफरेंट और अजीब सा था, लेकिन वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आई कैप ने ये रिप्लाई किया था कि आमतौर पे दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि मशीनें 3-4 साल ही चलती हैं, फिर चीज़ों के नए मॉडल आ जाते हैं। तो इसलिए लाइफ अगर सवाल में ना गिवन हो तो 3-4 साल ही होती है चीज़ों की, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से बदल रही है। गाड़ियों वाले भी 3-4 साल बाद नया मॉडल ले आते हैं। हर कोई बंदा दुनिया में 3-4 साल बाद चीज़ें बदल रहा है। तो इसलिए फिर लाइफ नहीं दी हुई थी तो 3-4 साल ले लेनी थी। तो भी 3 को 3 से डिवाइड करो तो 100%, इसलिए लीज फाइनेंस। लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं है आई कैप का जो मैं आपको पेश करूं और आप बाकी सवालों में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ये अजीब सा थोड़ा सा रिप्लाई था, लेकिन मेरे ख्याल से जब टीचर्स ने थोड़ा किया आई कैप को, उसके बाद से लेके 2021 से लेके अभी तक 3-4 अटैम्प्ट्स गुजर चुकी हैं, दोबारा उसने ऐसा पंगा नहीं किया। बस ठीक है, एक मसला हो गया था सवाल में, मेरे ख्याल से दोनों को एंटरटेन कर दिया होगा उसने, फाइनेंस लीज वालों को भी और ऑपरेटिंग लीज वालों को भी। एथिक्स का चैप्टर निकाल लें, एथिक्स का चैप्टर घर बैठे आप एथिक्स सीखें आप। एथिक्स, एथिक्स पेज नंबर 538, पॉज करना, पेज नंबर 538। अच्छा जी, ये एथिक्स का चैप्टर हर किताब में चल रहा होता है, कभी टैक्स की किताब में चल रहा है, कभी I2B की शायद कह रहे थे किताब में चल रहा है। तो अकाउंटिंग में एथिक्स का चैप्टर कहाँ अप्लाई होगा? ऑडिट में बात नहीं कर रहा मैं, अकाउंटिंग में एथिक्स का चैप्टर कहाँ अप्लाई होगा? तो जब तक एक बेसिक थीम समझ नहीं आएगी तब तक चैप्टर आप सारा रटा भी मार लें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आना। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जहन में लाएं। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, वो नेस्ले के अंदर CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर नीचे इसके एक बंदा है अकाउंट्स मैनेजर, और फिर उसके नीचे इसके सबऑर्डिनेट हैं, अकाउंट्स मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट नंबर 1, सबऑर्डिनेट नंबर 2। आप बड़ी कंपनीज में चले जाएं बाहर के मुल्कों में, तो वहां हमने यहां तक सुना है कि 300-300, 400-400 CA एक कंपनी ने रखे हुए हैं। एप्पल है, इस किस्म की और कंपनीज हैं, पूरी कंपनी ने 400-400, 500-500 CA रखे हुए हैं, यानी पूरी क्लास उठा लेते हैं। अच्छा, अब नेस्ले में CFO हो सकते हैं कहे मैं FCA हूं, मुझे CA किए हुए ज़्यादा अरसा हो गया, ये कहें मैं SCA हूं, मुझे 3-4 साल हुए हैं CA किए हुए, और ये कहें जी अभी अभी 2 महीने पहले मैंने CA किया है, ये कहते हैं 2 दिन पहले मैंने CA किया 2 दिन पहले। तो ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये नेस्ले के क्या हैं? एक्सेलेंट, एम्प्लॉइज। ये नेस्ले के क्या हैं? एम्प्लॉइज। अब नेस्ले का ऑडिट हो सकता है करती हो एक फर्म KPMG। इनको आप लोगों ने अगर ऑडिट पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं, नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई मसला नहीं, एक्सटर्नल लोग इनका ऑडिट करने आते हैं। ये इनके एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि ये आते हैं महीने 2 के लिए ऑडिट करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इस साइड पे, ये सारे 8-8 घंटे बैठते हैं। अब इनके ऊपर आप ऑडिट की क्लास में स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे क्या एथिक्स अप्लाई होते हैं, एथिक्स होंगे तो वही इंटेग्रिटी और ये सारा, और इनके ऊपर आप किस क्लास में पढ़ेंगे? रिपोर्टिंग की क्लास में, कि इनके लिए कौन से एथिक्स हैं। और टैक्स की क्लास में जाएंगे तो भी यही पढ़ेंगे, लेकिन वो कौन होंगे?
नेस्ले वालों ने पीडब्ल्यूसी वालों से कहा आप टैक्स हमें आप निकाल के दें, टैक्स आप कैलकुलेट करें हमारा। तो जो लोग टैक्स कैलकुलेट करके देंगे उनके लिए कौन से एथिक्स हैं, इन्हें कहते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर्स। उनके लिए जो एथिक्स होंगे वो टैक्स की क्लास में पढ़ेंगे। तो एक लफ्ज मैं बोलने लगा हूं, व्हाट इज द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नेम फॉर सीएफओ। सीएफओ की एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सीएफओ की एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नेस्ले। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। पीडब्ल्यूसी वाले क्यों नहीं नेस्ले के एम्प्लॉइज? क्योंकि वो तो सिर्फ एक सर्विस देने आए हैं। केपीएमजी वाले क्यों नहीं नेस्ले के एम्प्लॉइज? क्योंकि वो 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते, मर्जी से आते हैं, महीने 2 में ऑडिट करके चले जाते हैं। ये सारे क्या हैं नेस्ले में? एम्प्लॉइज। ये डाटा जरूर देते हैं इन लोगों को, ये डाटा जरूर देते हैं इन लोगों को, लेकिन हमारा स्कोप किन के अंदर फॉल करेगा बताएं? सिर्फ हमारे स्कोप में ये हैं, हमारे स्कोप में इसके एथिक्स नहीं है, नोट कर लें। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट हैं तो क्या आपको IAS 12 का नोट बनाना पड़ेगा? हां। अगर आप CFO हैं नेस्ले में, आपको IAS 38 का नोट बनाना पड़ेगा? हां। ये बनाना आपका काम है, आप एन अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट के तौर पे अब आप लायबल हैं कि आप पे एथिक्स का चैप्टर लगेगा। ये लोग नेस्ले को क्या कहेंगे? ये भी लफ्ज़ जरा याद कर लें, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। केपीएमजी वाले क्यों नहीं कहेंगे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि केपीएमजी वालों ने को नौकरी नहीं दी हुई नेस्ले ने। जी, दिहाड़ीदार मजदूर, CFO अकाउंट्स मैनेजर। दिहाड़ीदार तो नहीं, महीने के महीना दाड़ मजदूर। अच्छा, पॉज करो, दे दिए, खत्म हो गया। कितने वाले उनको? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पेज 538। किस में इंटेग्रिटी की बात हो रही है? CFO में, अकाउंट्स मैनेजर में, सबऑर्डिनेट्स में, इनमें इंटेग्रिटी की बात हो रही है। एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट या ऑडिटर? हाँ, किसी हद तक ऑडिट वाले अल्फाज आपके मैच करेंगे, लेकिन प्लीज अगर वो वाले आप एज इट इज याद करके लिखेंगे तो कोई ना कोई ब्लंडर मार जाएंगे, ऑडिटर का लफ्ज लिख देंगे। एन अकाउंटेंट is required to be straightforward and honest in all professional and business relations। CFO साहब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, प्रोफेशनल होना है सारे बिजनेस रिलेशंस के अंदर। सिर्फ ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बट ऑल्सो इंक्लूड फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। अब व्हाट डज इट मीन? इन बातों का मतलब क्या है? इसकी ये 3 एग्जांपल्स दी हैं, यह याद करना पड़ेगा आपको, ये चीजें याद करनी है। 3 एग्जांपल्स, 3 काम आपने नहीं करने तो पता चलेगा कि आप ऑनेस्ट भी हैं और आप में इंटेग्रिटी भी है। वो 3 काम क्या हैं? A chartered accountant should not knowingly associate himself with reports। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? सेल्स रिपोर्ट। अच्छा, ये CFO तो खुद CFO है, ये किसको रिपोर्ट बना के देगा? एक्सेलेंट, डायरेक्टर्स को। वेल डन, गुड। डायरेक्टर्स को, नेस्ले के डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट बना के देगा। सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट। CA should not knowingly associate himself with the reports, returns टैक्स वालों को बना के देंगे। कई दफा हम PwC को हायर नहीं करते, कई दफा हम ऐसा करते हैं कि हम खुद ही रिटर्न जमा करवा देते हैं एक्सपर्ट इतने लोग, क्यों किसी को हायर करें। एंड कम्युनिकेशंस, ईमेल्स,
A CA should not associate himself. आपको ऐसी इंफॉर्मेशन से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहिए. CFO ने अकाउंट्स मैनेजर को कहा कि आप अपने ईमेल एड्रेस से डायरेक्टर को ईमेल करो कि लाहौर की सेल्स इस साल कराची की सेल्स से ज्यादा है. अकाउंट्स मैनेजर ने कहा सॉरी सर नहीं है ऐसा. कहता है वो थोड़ी सी सेल मिसक्लासीफाई करके उधर की इधर डाल दो, बस आप इस बार लाहौर की सेल ज्यादा करो, हमें डायरेक्टर्स ने टारगेट दिया था. अब अकाउंट्स मैनेजर को, भाई इधर देखें, छोड़ दें सब कुछ. अब अकाउंट्स मैनेजर को इस ईमेल के करने से इनकार कर देना चाहिए. लफ्ज बोलें, ही शुड नॉट knowingly associate himself. क्या? He should not knowingly associate himself with the communication where the information is materially or misleading. आप इनकार कर दें, आप इनकार कर दें. अच्छा ये ना कहिएगा इनकार कर दें और नौकरी से छोड़ के चले जाएं. बचना कैसे है वो हम बाद में देखेंगे. मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या ये बंदा इंटेग्रिटी को सामने रखते हुए ऐसी इंफॉर्मेशन से अपने आप को एसोसिएट करे या ना करे? ना करे. कई दफा कोई बच्चे होते हैं, कोई काम करवाना होता है, प्रिंसिपल साहब से साइन करवा रहे होते हैं, आप साइन करने से इनकार कर देते हैं. इट मींस कि यू आर नॉट एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद दैट प्रोजेक्ट. तो आप इनकार कर दें, सॉरी सर मैं ईमेल नहीं कर सकता. Similarly, a CA should not knowingly associate himself with any information that is furnished recklessly. Recklessly होते जल्दी जल्दी से काम करके बेध्यानी में जमा करा दो, बस देखी जाएगी. 10 मिनट के अंदर ये ईमेल कर दो. आप कहें सर 10 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी तो अंग्रेजी भी recklessly नहीं होनी चाहिए. और omit information where such omission would be misleading. इसकी मिसाल लिखें. वैल्यूअर का नाम IS 16 के नोट में नहीं बताया. वैल्यूअर का नाम बताना होता है, मुझे याद है शायद FAR 1 में. वैल्यूअर का नाम IS 16 के नोट में नहीं बताया. नो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओमिशन. व्हाट इज दिस? ओमिशन है. एंड सच ओमिशन इज मिसलीडिंग. ये मिसलीडिंग है, बेचारे लोग मिसलीड हो जाएंगे. ये भी मिसलीडिंग है. और वो ओमिट का लफ्ज बोल रहा था, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं दिया. आगे चलें. वेयर अ CA becomes aware of having been associated with misleading or false information, the accountant shall take steps to be disassociated from that information. अब आप स्टेप्स लें और अपने आप को डिसएसोसिएट कर दें. कई दफा ईमेल कर दें तो फौरन जवाब ईमेल एक और कर दें, सॉरी सर प्रीवियस ईमेल वाज रॉन्गली सेंट बाय मी, उसमें गलती थी मैं मान रहा हूं. अगर कर चुके हैं तो बाद में फौरन क्या करना है बोलें? डिसएसोसिएट. प्रिंसिपल साहब को फौरन जाके कहना है सर एप्लीकेशन पे मैंने साइन कर दिए थे, मादरत ये एक और सफा मैं लिख के दे रहा हूं, वो जो मैंने साइन किए थे सॉरी. तो फौरन डिसएसोसिएट भी कर दें. प्रेशर में आके नहीं, आप अपनी आखिरत को सामने रख के करेंगे. ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल रहना. अब जिंदगी में कई मोड़ के ऊपर अकाउंट्स मैनेजर न्यूट्रल नहीं रह पाता. क्यों? मैं अकाउंट्स मैनेजर को सामने रख के एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं. एक है इसका प्राइवेट इंटरेस्ट, बस कर दे दानिश. एक है इसका प्राइवेट इंटरेस्ट और एक है इसकी प्रोफेशनल ड्यूटी. एक है इसकी प्रोफेशनल ड्यूटी. अब सवाल एक राइज होगा कि अकाउंट्स मैनेजर का प्राइवेट इंटरेस्ट ये है कि मुझे इस साल बोनस वगैरह मिले, मुझे एम्प्लॉयर से शाबाश मिले, मैं CFO की गुड बुक्स में हूं, ये आपका प्राइवेट इंटरेस्ट है. प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी ये है कि आप IFRS फॉलो करें. अब CFO आपका कहता है कि मोहतरम इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो, नॉन कैश आइटम है, किसको पता चलना है? NRV लॉस की एंट्री भी ना करो, नॉन कैश आइटम है, किसको पता चलना है?
आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप ये करें, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने लिखा होता है वी फॉलो IFRS। लेकिन आपका प्राइवेट इंटरेस्ट ये है कि अगर मैं बॉस की बात मान लेता हूं तो बॉस की गुड बुक्स में आऊंगा, मेरी प्रमोशन भी करेगा, मुझे बोनस भी देगा, मुझे परक्विजिट्स भी देगा। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, एम्प्लॉयर कभी गाड़ी दे रहा होता है, कभी घर दे रहा होता है एम्प्लॉय को। ये सारे प्राइवेट इंटरेस्ट आपको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। और बेगम का फोन आया कि एसी भी लेके आना, गर्मियां आ रही हैं। ये सारे प्राइवेट इंटरेस्ट आपके सामने हैं। उधर से आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। आप बेगम को सामने रखेंगे या IS 16 IS 2 को सामने रखेंगे? हाथ दोगी यार, अजीब। मैंने कभी आपके सामने कहा है कि मुझे बेगम का फोन आ रहा है और मैं इस प्राइवेट इंटरेस्ट को सामने रखते प्रोफेशनल ड्यूटी छोड़ के घर में जा रहा हूं? मैंने आपको कहा है? फिर तो मैं प्रोफेशनल ड्यूटी अगर कर रहा हूं तो आप क्यों प्राइवेट इंटरेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं? अजीब सी बातें कर रहे हैं। चलें 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 आगे चलें, अजीब बातें ना किया करें। ऑब्जेक्टिविटी के आगे लिखें अकाउंट्स मैनेजर का एक प्राइवेट इंटरेस्ट है और एक प्रोफेशनल ड्यूटी है। अब आपने किसकी तरफ टिल्ट करना है? प्रोफेशनल ड्यूटी की तरफ। बेगम की तरफ टिल्ट नहीं, प्रोफेशनल ड्यूटी की तरफ। लो जी, मैसेज आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना, हम तो नहीं अपने टीचर्स को इस एज में ऐसे कहते थे, हम भी इसी एज से गुजरे थे ना। हमने कभी टीचर से उनकी तनख्वाह पूछी थी ना, ये देखते थे कि ज़्यादा किस चीज़ पे आते हैं। पता नहीं आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ें, आप लोग तो अपनी ज़िंदगी उसमें सर्कल में रहो। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। अगर आप इस तरफ आते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट की तरफ तो क्या करेंगे आप? कंप्रोमाइज करेंगे विद प्रोफेशन। प्रोफेशन से आप कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। छोटी छोटी बातें लिखनी पड़ेंगी, फिर याद करना आसान होगा। तो प्राइवेट इंटरेस्ट की तरफ अगर आप आएंगे तो आप कंप्रोमाइज करेंगे अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से। प्रोफेशन ये कह रहे हैं लेकिन आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। Objectivity requires accountant not to compromise with professional or business judgment because of bias, because of bias or because of conflict of interest. Conflict of interest लिखें। माइंड में जंग चलेगी, माइंड में, माइंड दिमाग में जंग चलेगी कि बोनस मिल जाए, जर्नल एंट्रीज की खैर है। माइंड में जंग चलेगी, बोनस मिल जाए, जर्नल एंट्रीज की खैर है। बोनस मिल जाए, जर्नल एंट्रीज की खैर है। कुछ लोग होते कहते हैं लेस समोसा मिल जाए, क्लास की खैर है। कुछ क्लास में खा पी रहे होते हैं, क्लास की खैर है। इससे भी लोग हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। एक होता है ड्यू इन्फ्लुएंस, एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? इशारे पे खड़े होके आपने देखा कि एक टीचर है आपके, उन्होंने त्राख गाड़ी मारी किसी मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल वाले बेचारे का बम्पर टूट गया और टायर भी पंचर हो गया। अब आपको पता है कि टीचर गलत है, टीचर ने आपको आंख मारी, इधर आ यार इसे सेट करते हैं। ओ सर जी हुक्म करो तुसी। अब आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए, अब आप अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए हैं और आप ना चाहते हुए भी टीचर की सपोर्ट करें। दिल कुछ और कह रहा होगा लेकिन अमल क्या करेंगे? दिल भी वही कह रहा होगा टीचर की खातिर। यार अगले बंदे का क्या कसूर है? ये देखना, ये उस्ताद, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस भाई पे हुआ वह। पढ़े जी, आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अनड्यू इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करना। इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आप किसी से, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स की मिसाल लिखें। एम्प्लॉयर ने इन्फ्लुएंस, एम्प्लॉयर ने रोब डाला, इसमें नहीं आना आपने।
बस ठीक है, फिर बचने के तरीके हम पढ़ेंगे। एम्प्लॉय तो डालते हैं रोब, लेकिन गलत काम के लिए रोब डाले तो बस फिर नहीं, सॉरी। वो तो वालिदैन नमाज छोड़ने को कहते हैं, तो फिर हमने नमाज तो पढ़नी है, तो एम्प्लॉयर तो दूर की बात है, कहते नहीं वालिदैन, वैसे मैं कह रहा हूँ। बेटा बाद में पढ़ लेना, नहीं बस में बैठने से पहले बस वाले से आप बात करें, भाईजान पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट shall not undertake a professional activity if a circumstance or a relation unduly influence the accountant's professional judgment regarding the activity। मतलब बताते हैं, फिर छुट्टी करें। A chartered accountant shall not undertake a professional activity if a circumstance unduly influence the accountant's professional judgment regarding the activity। कोई एक्टिविटी की मिसाल दे दें। कोई एक्टिविटी शुरू होनी थी, मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि डायरेक्टर्स ने सीएफओ को कहा है कि जाओ फलां जगह पे जाके तुमने एक बिजनेस की सेल की डील करके आनी है। सीएफओ ने कहा सर हाजिर हूं। डायरेक्टर ने कहा सीएफओ जो मर्जी हो जाए, उनको रिश्वत देनी पड़े या जो मर्जी हो जाए, तुमने वो सेल की डील करके आनी है। अब आपको पता चल गया एक ऐसी एक्टिविटी शुरू होने लगी है जिसमें ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि आप अकाउंट्स मैनेजर और सीएफओ दोनों जाएंगे और दोनों उस डील का पार्ट बनेंगे। आपको वहां पे क्या कर देना चाहिए? इनकार कर देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी आ सीए शेल नॉट अंडरटेक अ एक्टिविटी। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएं वहां पे जो कि अनड्यूली इंफ्लुएंस करेंगे आपकी जजमेंट को। अब आप उधर बैठे हुए, आपका बॉस रिश्वत दे भी रहा होगा, आप बोल नहीं सकेंगे। अगर आप बोलेंगे भी उधर सर ऐसा ना करें, तो बाकी सारे आपको घूरेंगे, भाईजान तू बॉस है, ये कौन है? तो ऐसी सूरत में ऐसी एक्टिविटी से पहले ही आप डिसऑन कर दें। चलें छोड़े परे, रिलेशन का लफ्ज फिर कल पढ़ेंगे। भाईजान आप क्या करें, जो करना है वो तो करना है, तो खुदा के लिए आप ऑनलाइन लें लेक्चर। चलें।